नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के CET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन भारत के उद्योगों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो देखिएगा, प्रश्न अपन देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत को सर्वाधिक निर्यात आय किस सेक्टर से प्राप्त होती है? तो भारत को सबसे ज़्यादा निर्यात आय जो प्राप्त होती है वो आपको पता है इंडस्ट्री से प्राप्त होती है, द्वितीयक क्षेत्र से प्राप्त होती है। इंडस्ट्री अपन कह सकते हैं, इसी को द्वितीयक क्षेत्र कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आय भारत को मिलती है वो द्वितीयक क्षेत्र से प्राप्त होती है, जो भारत की कुल निर्यात आय का 2/3 है। बेटा 3 क्षेत्र है, तीनों की प्रश्न है। अगर देखिए हमारे से प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा रोजगार, तो सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है वो तो मिलता है प्राथमिक क्षेत्र में। अगर पूछता है सबसे ज्यादा निर्यात आय, सबसे ज्यादा निर्यात आय, तो सबसे ज्यादा निर्यात आय वो मिलती है उद्योगों से। और अगर प्रश्न पूछता है कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो बेटा जी किसका होता है? वो तृतीय क्षेत्र का होता है। तो तीनों के 3 प्रश्न हैं कि रोजगार सबसे ज़्यादा कृषि में, निर्यात आय सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से, और जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान वो तृतीयक या सेवा क्षेत्र का है। तो हमारे यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बी। प्रश्न संख्या 2, भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो बेटा भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति है वो 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई। और किसके द्वारा घोषित की गई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पहली औद्योगिक नीति है वो भारत सरकार की घोषित की गई थी। और इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य वो था भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना पे बल है वो आपकी पहली औद्योगिक नीति में दिया गया था, जो 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई। और किसके द्वारा घोषित की गई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा घोषित की गई। राजस्थान की बात करता है तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति है वो 24 जून 1978 की है। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, भारत का सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य किसे कहा जाता है? तो बेटा भारत का सबसे ज्यादा औद्योगिकृत राज्य है वो है महाराष्ट्र। ध्यान रखना, 3 चीजें याद ध्यान रखना। भारत का सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य है वो भी महाराष्ट्र है। भारत का सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य हैं वो भी महाराष्ट्र हैं। और भारत में सर्वाधिक सड़कों से युक्त राज्य हैं वो भी कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो भारत का सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य भी महाराष्ट्र है, नगरीयकृत राज्य है वो भी महाराष्ट्र हैं, और सड़कों से युक्त वो राज्य भी कौन सा है? महाराष्ट्र हैं बेटा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा डी। दोस्तों ध्यान रखना, भारत के 4 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात, जिनमें भारत की 50% औद्योगिक इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, भारत में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था किसे कहा जाता है? कि भारत में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था किसको कहते हैं? तो भारत में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था है वो किसको कहा जाता है? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसको भारत में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था कहा जाता है। IDBI है
इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई। आईडीबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो बेटा जी कहाँ, इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। दोस्तों, भारत में कृषि वित्त की शीर्ष संस्था तो कौन सी है? नाबार्ड है। अगर हमारे से कृषि वित्त की शीर्ष संस्था पूछता तब तो नाबार्ड है। और औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था हमारे से पूछी जाती है तो औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था है वो आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5, किस उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो बेटा सनराइज उद्योग है वो कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री है उसको सनराइज उद्योग कहा जाता है। ध्यान रखना, पर्यटन को तो निर्धूम उद्योग कहा जाता है, धुआं रहित उद्योग कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स को बेटा जी आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको सनराइज उद्योग की उपमा है वो दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट, भारत के औद्योगिक विकास के अवमंदन का काल रहा, यानी भारत के औद्योगिक विकास में जो रिसेशन पीरियड रहा है तो बेटा 1965 से 1980 का जो पीरियड है वो रिसेशन पीरियड था। इसको भारत में औद्योगिक विकास का अवमंदन काल कहा जाता है। तो ये रहा है 1965 से 1980। नेक्स्ट, नारायण दत्त तिवारी समिति का संबंध किससे है? बेटा वो नारायण दत्त समिति है, ये 1985 में गठित की गई थी। 1985 में नारायण दत्त समिति इसका गठन किया गया था। और इस समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से, कृषि क्षेत्र में सुधार से, औद्योगिक रुग्णता है, औद्योगिक सगुणता नहीं है बेटा, ये औद्योगिक रुग्णता है, औद्योगिक रुग्णता से हैं। और ये आर्थिक सुधार है, आर्थिक सुधारों से, आर्थिक सुधार। दोस्तों ध्यान रखना, जो नारायण दत्त तिवारी समिति है इसका संबंध है औद्योगिक रुग्णता से रहा है, इंडस्ट्रियल सिकनेस से रहा है। औद्योगिक रुग्णता क्या होती है आप जानते हैं? ऐसा उद्योग जो निरंतर घाटे में चल रहा हो और निरंतर घाटे में चलने के कारण या तो बंद हो गया है या बंद होने की स्थिति में आ गया है, उसको, यानी ऐसा उद्योग जो अपना सामान्य खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा, बंद होने की स्थिति में आ गया है या बंद हो गया है, उसको बेटा रुग्ण औद्योगिक इकाई कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप, प्रश्न संख्या 8, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी है। सिडबी है SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, सिडबी की स्थापना तो 1989 में हो गई थी। सिडबी की स्थापना 1989 में हो गई थी, पर इसने अपना जो कार्य प्रारंभ किया वो किया था 2 अप्रैल 1990 से। इसने अपना काम शुरू किया था 2 अप्रैल 1990 से किया था। और बेटा इसका मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस है वो लखनऊ में, और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। और ये किसके लिए काम करता है? तो ये बेटा जी लघु उद्योगों के विकास के लिए काम करने वाला बैंक है। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, भारत में आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए MRTP अधिनियम है, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, किस वर्ष लाया गया था? किस वर्ष लाया गया था? तो ध्यान रखना, MRTP एक्ट है वो लाया गया था 1969 में। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए 1969 में बेटा MRTP एक्ट लाया गया था। और अब आपको पता है इसके स्थान पर MRTP एक्ट है, MRTP मोनोपोली रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ये एक्ट तो कब लाया था? ये लाया था 1969 में।
और इसका उद्देश्य था आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना। अब बेटा इसकी जगह आप देखें तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI है, इसका गठन कर दिया गया है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। ये MRTP की जगह आया तो कब, 2002 में, 2002 में ये आया है और इसको लागू कर दिया गया 2003 से। 2003 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, ये भारत में लागू कर दिया गया है। किसकी जगह, MRTP एक्ट की जगह। फिर प्रश्न संख्या आप देखिए 10, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बेटा मैनचेस्टर इंग्लैंड का औद्योगिक शहर है और भारत का मैनचेस्टर वो कहा जाता है अहमदाबाद को, और अहमदाबाद का है गुजरात में है। ध्यान रखना। पहले बात तो मैनचेस्टर है क्या? मैनचेस्टर इंग्लैंड का औद्योगिक शहर है और भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर है वो बेटा अहमदाबाद को कहा जाता है और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। ध्यान रखना बेटा कानपुर है, कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को आप देखें तो कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो अहमदाबाद गुजरात, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो वो कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो देखिए हमारे से तो प्रश्न पूछा है कि भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद गुजरात, और राजस्थान का मैनचेस्टर आपको पता ही है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, भारत का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन सा है? चाहे बेटा भारत के संबंध में बात कर ले, चाहे राजस्थान के संबंध में बात कर ले, भारत और राजस्थान दोनों का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है वो है सूती वस्त्र है। चाहे भारत के संबंध में बात करें चाहे राजस्थान के संबंध में बात करें, भारत और राजस्थान का सबसे बड़ा जो प्राचीन और संगठित उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। और ये भी आपको पता है कि भारत में एग्रीकल्चर के बाद अगर सबसे ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है तो सूती वस्त्र उद्योग में मिला हुआ है, कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री में मिला हुआ है। तो उत्तर कौन सा हो गया बेटा? हो ए इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट आप देखें, निम्न में से किस उद्योग को धुरी उद्योग कहा जाता? धुरी, धुरी कह दो, इसी को आधारभूत उद्योग भी कह दो, आधारभूत उद्योग, धुरी उद्योग कह दो, आधारभूत उद्योग कह दो, कोर इंडस्ट्री कह दो। तो धुरी उद्योग कहा जाता है वो कहा जाता है लोहा इस्पात उद्योग को। लोहा इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है उसको मशीनों की ज़रूरत होती है और बाकी इंडस्ट्री को जो मशीनरी जो उपलब्ध होती है वो किससे होती है? बाकी जितनी भी मशीनरी उद्योग है उनको मशीनरी हैं वो लोहा इस्पात उद्योग से ही प्राप्त होती है। इसीलिए लोहा इस्पात है, इसको धुरी उद्योग है, आधारभूत उद्योग है, कोर इंडस्ट्री है या बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 13। ये प्रश्न बेटा रिट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना 1907 में हुई थी, जो स्वतंत्रता से पहले है। ध्यान रखना, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना है वो 1907 में हुई, जो कि स्वतंत्रता से पहले है। ये प्रश्न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो के एग्जाम में ये प्रश्न दिया गया। प्रश्न दे दिया कि निम्न से किस जगह स्वतंत्रता से पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी, ऐसा प्रश्न वीडियो के एग्जाम में दे दिया। विकल्प दे दिया बेटा, एक तो दे दिया आपका भिलाई, दूसरा राउरकेला, तीसरा दुर्गापुर और चौथा दे दिया जमशेदपुर। तो आपको पता है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर है। इन तीनों में तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना हुई थी, यानी ये तो स्वतंत्रता के बाद हो गए।
तो स्वतंत्रता से पहले अपने आप ही कौन सा बच गया, जमशेदपुर बच गया, और जमशेदपुर में ये स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी। नेक्स्ट आप देखें, ये प्रश्न बेटा पिछले पीएसआई से उठाया गया है, पीएसआई के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न है कि ब्रिटेन की सहायता से भारत में लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। तो ब्रिटेन की सहायता से ये बेटा दुर्गापुर में स्थापित हुआ है। और दुर्गापुर कहाँ, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। आपको पता है भिलाई, भिलाई में तो जो लोहा इस्पात उद्योग है वो सोवियत संघ के सहयोग से है, सोवियत संघ के सहयोग से है। राउरकेला में आप देखें तो ये जर्मनी के सहयोग से है। दुर्गापुर में देखें आप तो दुर्गापुर में ब्रिटेन कह दो या इंग्लैंड कह दो, ब्रिटेन के सहयोग से हैं। और बोकारो में आप देखो तो बोकारो में ये हैं, ये सोवियत संघ के सहयोग से हैं, सोवियत संघ के सहयोग से हैं। अब प्रश्न हमारे से पूछा कि ब्रिटेन के सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से अपने आप कहाँ हो गया, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हो गया। और ये प्रश्न पिछले बार का जो पीएसआई का एग्जाम था उसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या ली अपन ने बेटा 15। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कब व कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली जो सूती वस्त्र मिल हैं वो बेटा 1818 में स्थापित हुई थी कलकत्ता में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल है 1818 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। और राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल है 1889 में ब्यावर अजमेर में स्थापित हुई थी। बेटा ध्यान रखना, चूंकि यहाँ प्रश्न केवल पहली सूती वस्त्र मिल दी है तो ये कलकत्ता में है, पर ये क्या रही थी, असफल रही थी, असफल रही। अगर पेपर सेटर ने हमारे से प्रश्न ये पूछा होता कि भारत में पहली सफल सूती वस्त्र मिल, तो भारत में पहली सफल सूती वस्त्र मिल है वो 1854 में बंबई में स्थापित की गई थी। तो सफल पूछता तब तो कौन सा होता, 1854 बंबई। पर यहाँ तो केवल डायरेक्ट प्रश्न पूछा है कि पहली सूती वस्त्र मिल कब वह कहाँ स्थापित हुई, तो 1818 में कलकत्ता में ये मिल है वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना कब व कहाँ हुई। तो भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, भारत में पहला सीमेंट कारखाना है, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, मद्रास में हुई थी। और राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाने की बात करें तो राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो उत्तर कौन सा हो गया इसमें, बी। नेक्स्ट है, भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक चीनी मिलों वाला राज्य भी कौन सा है, महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य पूछे तो भी महाराष्ट्र है। ध्यान रखना, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो तो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पर भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य हमारे से पूछे तो भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो मेरे बच्चों महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में आपको पता है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो कर्नाटक है। और रेशम के कीड़े आपको पता है शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। और भारत में चाहे आपका रेशम पूछ ले, और ये पिछले बार जो पीएसआई में कॉफ़ी पूछा हुआ था कि भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी भी कर्नाटक में होती है। और रेशम का सर्वाधिक उत्पादन है वो करने वाला राज्य भी कौन सा है, कर्नाटक है। तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। निम्न में से किस उद्योग को निर्धूम या धुआं रहित उद्योग भी कहा जाता है। तो निर्धूम या धुआं रहित जो उद्योग कहा जाता है वो कहा जाता पर्यटन को। पर्यटन को निर्धूम उद्योग क्यों कहा जाता है, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो पर्यावरण प्रदूषण रहित है। क्यों,
प्रदूषण रहित क्यों कह रहे हैं? प्रदूषण रहित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा ध्यान रखना, पर्यटन है, बाकी जितने भी इंडस्ट्री होती है उसमें कल कारखाने होते हैं, मशीनरी होती है, पर पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसमें मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको निर्धूम या धुआं रहित उद्योग है वो कहा जाता है। तो देखिए, पर्यटन को धुआं रहित उद्योग क्यों कहते हैं? पर्यटन को धुआं रहित उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसमें किसी प्रकार की मशीनरी का यूज़ नहीं होता है, और मशीनरी का यूज़ न होने के कारण ही इसको बेटा जी जो कहा जाता है वो धुआं रहित उद्योग है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 आप लीजिए। भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति कब की है? यानी भारत सरकार की जो रिसेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कब की है? तो भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति या नवीनतम औद्योगिक नीति है वो 24 जुलाई 1991 की है। भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 की है, और इसी औद्योगिक नीति के साथ भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई है, जिसमें एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के ऊपर बल दिया गया। लिबरलाइजेशन, प्रोटेक्शनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे बल जो दिया गया वो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर ही दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत का सर्वाधिक आयात खर्च किस मद पर होता है? तो बेटा भारत का सबसे ज़्यादा जो आयात खर्च है वो पेट्रोलियम पर होता है, खनिज तेल पर होता है, पेट्रोलियम, जो हमारे कुल आयात खर्च का लगभग 1/3 है। भारत का सबसे ज़्यादा आयात खर्च होता है वो खनिज तेल पर होता है, पेट्रोलियम पर होता है, जो कुल आयात खर्च का लगभग 1/3 है, कुल आयात खर्च का लगभग 1/3 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 आप देखिए, वर्तमान समय में भारत में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है? तो वर्तमान समय में भारत में बेटा जो 5 उद्योग हैं उनके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। अभी सेकेंड ग्रेड टीचर्स में ये प्रश्न दे दिया गया कि सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कब किया गया था? तो 1991 में सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया था। बेटा वो ध्यान रखना, आर्थिक सुधारों से पहले आप देखें, आर्थिक सुधार हमने कब से अपनाए हैं? 1991 में। तो 1991 से पहले भारत में 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता होती थी, और जब से हमने आर्थिक सुधारों को अपनाया यानी 1991 से, 1991 के बाद आप देखें तो केवल 5 उद्योग हैं, इनके लिए ही लाइसेंस की अनिवार्यता रह गई है, बाकी उद्योगों को लाइसेंस फ्री कर दिया है। और वो 5 उद्योग आप नाम भी ध्यान रख लेना। नंबर 1 है बेटा तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पाद। नंबर 2 अल्कोहल और अल्कोहल से संबंधित उत्पाद। तो देखिए तंबाकू वाले में तो बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, पान जो भी है ये आ गया। पेट्रोल, अल्कोहल में शराब वगैरह आ गई। नंबर 3 खतरनाक रसायन और इससे संबंधित उत्पाद। खतरनाक रसायन में बेटा जी आपका दवाइयाँ वगैरह आ गई। नंबर 4 विस्फोटक सामग्री और उससे संबंधित उत्पाद। इसमें पेट्रोल पंप आ गए, गैस के गोदाम आ गए, फटाके बनाने वाली फैक्ट्रियाँ आ गई, फटाके बेचने वाली दुकानें आ गई, आयुध भंडार आ गए। और 5वां है रक्षा सामग्री व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। तो बेटा ये चीज़ें आप देखें तो इनसे जुड़े हुए उद्योग हैं, उनके लिए वर्तमान समय में लाइसेंस की अनिवार्यता है। तो कितने रह गए? 5 रह गए हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 23। सिडबी ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिडबी की स्थापना 1989 में हो गई थी, पर सिडबी ने अपना काम जो शुरू किया था वो किया था 2 अप्रैल 1990 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेटा वो होगा ए। 2 अप्रैल 1990 से सिडबी ने अपना काम वो शुरू कर दिया था। सिडबी का मुख्यालय है वो लखनऊ में है, और सिडबी लघु उद्योगों के विकास के लिए काम करने वाला बैंक है।
फिर प्रश्न संख्या आप देखिए, प्रश्न संख्या है 24। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हो रहा है? तो भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला पहले नंबर पे है, वो है महाराष्ट्र। प्रथम स्थान तो किसका है? महाराष्ट्र का है। और राजस्थान राज्य का आप देखो तो द्वितीय स्थान है। बेटा भारत का नियर अबाउट 40%, भारत का लगभग 40% तेल भंडार है वो तो महाराष्ट्र में है, और भारत का लगभग 20% तेल भंडार हैं वो कहाँ हैं? अपने राजस्थान में है। महाराष्ट्र में पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा भंडार आप देखें तो बॉम्बे हाई में है, बॉम्बे हाई। और हमारे राजस्थान में पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा भंडार आप देखो तो बाड़मेर में है, बाड़मेर में। और आपको पता है पचमदरा बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना भी हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। भारत का औद्योगिक विकास मूल रूप से किस औद्योगिक नीति पर आधारित है? तो भारत का औद्योगिक विकास मूल रूप से आप देखो तो बेटा दूसरी औद्योगिक नीति पर आधारित है, 1956 की औद्योगिक नीति पर आधारित है। हालांकि भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति है ये तो बेटा जी 1948 में घोषित हो गई थी, दूसरी 1956 में हुई थी, तीसरी 1977 में हुई थी, चौथी 1980 में हुई थी। भारत का औद्योगिक विकास मूल रूप से देखें तो दूसरी औद्योगिक नीति पर आधारित है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित की गई थी, क्योंकि बेटा इसी औद्योगिक नीति में भारत में जो आधारभूत उद्योग है या कह दीजिए लोहा इस्पात उद्योग है उनकी स्थापना के ऊपर बल दिया गया था। फिर प्रश्न संख्या 26, इसकी व्याख्या पिछले प्रश्न में हो चुकी है कि भारत की द्वितीय यानी 1956 की औद्योगिक नीति वो किसके द्वारा घोषित की गई थी? तो भारत की जो दूसरी औद्योगिक नीति है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित की गई थी। और इस नीति का उद्देश्य जो रहा है, एक तो जो भारत में जो आधारभूत उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग वगैरह है इनकी स्थापना को बल देना, और दूसरा भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना, इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। ऐसे उद्योग जिनमें मशीनें या मशीनी उपकरण बनते हैं, यह एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि ऐसे उद्योग जिनमें या तो मशीन बन रही है या मशीनों के पार्ट बन रहे हैं, मशीनों के टूल्स बन रहे हैं, उनको कौन सा उद्योग कहा जाता है? तो ऐसा जो उद्योग होता है उसको बेटा पूंजीगत माल के उद्योग कहा जाता है। ऐसे उद्योग जिनमें या तो मशीनें बनती हैं या मशीनों के पार्ट बनते हैं, इस प्रकार के उद्योगों को पूंजीगत माल के उद्योग कहा जाता है। तो मशीन और मशीनी उपकरण से जुड़े हुए जो भी उद्योग है वो बेटा जी पूंजीगत माल के उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। भारत में सेज अधिनियम किस देश से ग्रहण किया गया है? तो भारत में सेज एक्ट है बेटा हमने चीन से ग्रहण किया है, और भारत में सेज एक्ट जो लागू हुआ है वो 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ है। ध्यान रखना, सेज आप देखें SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहली बात ध्यान रखना, सेज का प्रस्ताव है ना, ये तो हमारी संसद में रखा गया था 2000 में। ये प्रस्ताव पारित हुआ था 2005 में, और इसको भारत में लागू किया 10 फरवरी 2006 से। और ये हमने एडप्ट किस देश से किया है? तो ये चीन से ग्रहण किया है। और आपको पता सेज होता क्या, ये तो आप जानते हैं। सेज निर्यात संवर्धन के लिए स्थापित किए जाते हैं, और सेज के अंतर्गत सरकार क्या करती है, किसी क्षेत्र विशेष को उद्योगों के लिए आरक्षित कर देती है कि ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एंड इंडस्ट्रियल यूज, दैट्स कॉल्ड सेज। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या 29। भारत सूती वस्त्रों का सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है? तो बेटा भारत सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता संयुक्त राज्य अमेरिका को। और ध्यान रखना, भारत को सर्वाधिक शुद्ध निर्यात आय वो सूती वस्त्रों से ही प्राप्त होती है।
सर्वाधिक शुद्ध निर्यात आय, कि भारत को सर्वाधिक शुद्ध निर्यात आय वो किससे प्राप्त होती है? तो भारत को सर्वाधिक शुद्ध निर्यात आय वो सूती वस्त्रों से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 30, भारत में जर्मनी के सहयोग से लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी राउरकेला में है, क्योंकि भिलाई में तो हमने पढ़ा सोवियत संघ, राउरकेला में जर्मनी, दुर्गापुर में है ब्रिटेन और बोकारो में अगेन सोवियत संघ। प्रश्न हमारे से पूछा कि साहब जर्मनी के सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से कौन सा हो गया बेटा? राउरकेला हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। तो देखिएगा बेटा, यहाँ हमने उद्योगों से संबंधित जो 30 बड़े महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं भारत के उद्योग, उनके बारे में चर्चा की है। अगली क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा और उस टॉपिक के प्रश्नों पे चर्चा करूंगा। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।